नमस्कार दोस्तों, अरविंदर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन संबंधी आंकड़े एकत्र करने का कार्य कौन करता है? तो भारत में जो पूंजी निर्माण है उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का काम आरबीआई, इसके साथ ही सीएसओ। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीएसओ का मतलब यहाँ सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, आरबीआई तथा सीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक समृद्धि का परिचायक है? आर्थिक समृद्धि का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ निश्चित अवधि में स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुधारात्मक वृद्धि, किसी निश्चित अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि या जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देखिए दो टर्म होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह होता है आपका जैसे 1 2 4 ग्रोथ या -1 -4, या तो ग्रोथ कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, वो अंकीय होता है। अंकीय होता है और इसका मापन किया जा सकता है। जैसे ग्रोथ रेट पॉजिटिव +4% की रेट से बढ़ रही है या -4% की रेट से बढ़ रही है, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी या जीएनपी या एनएनआई या पॉपुलेशन या होता है आपको पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम, ये सारी चीजें आती हैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में। लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका अर्थ होता है आपका आर्थिक विकास से मतलब जीवन की जो गुणवत्ता है, जीवन की गुणवत्ता, जैसे रहन सहन में वृद्धि, खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन हमारा कैसे बहता हुआ है, इसका मापन किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक किसी निश्चित अवधि में जो चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है उसे बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के भाग नहीं है? तेल क्षेत्र के क्षेत्र सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार या न्याय प्रणाली के सुधार। देखिए ऑयल, पब्लिक पीएसयू तथा शासकीय सार्वजनिक संस्थाएं, इन सभी में जो सुधार हुए थे वह हुए थे आपके द्वितीय सेकेंड पीढ़ी के सुधार। लेकिन जो न्यायिक सुधार हैं यह तृतीय पीढ़ी के सुधार, तृतीय पीढ़ी के सुधारों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आता है आपका वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी। इसके साथ ही आता है इसमें दिवालियापन जो कानून बनाया गया है, दिवालियापन कानून, और मुद्रा बैंक। इस तरीके जो बैंकिंग सुधार हैं यह सब आते हैं आपके न्यायिक प्रणाली के सुधार, जीएसटी, दिवालियापन कानून और मुद्रा बैंक, ये सब हैं थर्ड जनरेशन के सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है अप अपस्फीति के साथ, स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ या अपस्फीति के साथ। आर्थिक विकास देखिए क्या होता है, जब इकोनॉमिक इकोनॉमिक
डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, जो पर कैपिटल इनकम होती है, पर कैपिटल इनकम है, वो है आपकी बढ़ती है। जब पर कैपिटल इनकम बढ़ती है तो जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर या क्रय क्षमता, क्रय क्षमता या बोलेंगे खरीदने की क्षमता, क्षमता बढ़ती है तो क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, प्राइस भी साथ में बढ़ने लगता है। तो क्या होता है, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तब प्राइस भी हाई होने स्टार्ट कर देता है, तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, और इसे हिंदी में बोलेंगे स्फीति। तो जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उसके साथ इन्फ्लेशन अनिवार्यतः जुड़ा होता है, तो इसका जो आंसर है वो है स्फीति या इन्फ्लेशन। अब स्फीति इसका उल्टा होता है, मतलब डिफ्लेशन। जब महंगाई कम हो रही हो तो उसे बोलेंगे अब स्फीति। स्टैगफ्लेशन, दो कंडीशन इसमें एक साथ जुड़ती हैं। इसमें जुड़ता है जो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और जो बेरोजगारी है या अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों स्थिति थी जब साथ साथ चलती हैं तो इसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और अति स्फीति का मतलब है जब बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन हो, दो डिजिट में, इसे बोलते हैं टू डिजिट इन्फ्लेशन, जैसे 10 से 12% के बीच महंगाई की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया में, इकोनॉमिक सर्वे है वो है जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है या फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, किसी देश में नहीं, यहाँ पे है देश, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है। देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था में जब तकनीकी प्रगति होगी तो उसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जिस देश में वो तकनीकी इजाद की गई है। तो इसे किसी देश की समृद्धि का अनिवार्य रूप नहीं माना जा सकता। ठीक है। दूसरा है देश में जनसंख्या की वृद्धि, जरूरी नहीं है जनसंख्या की वृद्धि हो तो अनिवार्य रूप से आर्थिक समृद्धि हो। देश में पूंजी निर्माण हो रहा हो तो आर्थिक समृद्धि हमेशा होगी, क्योंकि जो पूंजी निर्माण होता है वह वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के आधार पर होता है। विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है तो इसका कोई मतलब नहीं है कि किसी अन्य देश में भी आर्थिक समृद्धि होगी। तो इसका ये आंसर भी नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा देश में पूंजी निर्माण होता है। अगर किसी देश में पूंजी का निर्माण हो रहा है तो वहां आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होती है। नेक्स्ट है, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणतः सामान्य नहीं किया जाएगा। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जा रही है तो इनमें से किसको शामिल नहीं किया जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि या प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। देखिए, एक, सी और डी, इन तीनों को तो शामिल किया जाएगा, लेकिन जब विश्व बैंक से या किसी घरेलू या अन्य किसी बैंक से जब वित्तीय सहायता ली जाती है
तो उसे आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह उधार लिया हुआ धन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? सिंह की न्यून कार्य क्षमता, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, उनमें स्किल डेवलपमेंट भी कम है, इसलिए यानी कि कार्य की जो क्षमता है वह बहुत कम हो पाती है। तो इसका आंसर यह भी नहीं है। निम्न प्रति व्यक्ति आय, यह भी इंडिया में निम्न प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। पूंजी निर्माण की न्यून दर, बिल्कुल सही। प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं, इंडिया में प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। किसी देश की आर्थिक समृद्धि या इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने का सबसे उपयुक्त मानक कौन सा है? जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी या प्रति व्यक्ति आय? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका पर कैपिटल इनकम, क्योंकि जीडीपी में से आप डिप्रिसिएशन हटाओगे तब निकलेगी आपकी एनडीपी, और एनडीपी से आप निकालेंगे किसी अन्य देश में भारतीयों द्वारा अर्जित आय, और भारत में अन्य देश के किसी व्यक्तियों या व्यक्ति समूह द्वारा अर्जित आय का जो डिफरेंस निकलेगा उसके बाद बनेगा एनएनपी। और इसमें जब टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड करोगे तो बन जाएगी आपकी पर कैपिटल इनकम। तो सबसे अच्छा जो उपयुक्त मानक है वह है पर कैपिटल इनकम। नेक्स्ट है, सूची एक और दो को सीमित करना है आपका। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो हमेशा संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये होता है जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। संपोषित विकास, ये होगा आपका पर्यावरण से, और जीवन की गुणवत्ता मतलब स्वास्थ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक का चार, तीन चार, फिर दो का एक, इसका मतलब हो जाएगा डी, चार दो, चार एक दो तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स है, वह किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, जो एएनडीपी में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यह दो अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित किया गया था। एक का नाम है महबूब उल हक, महबूब उल हक, और दूसरे का नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इंडिया के हैं, तो इनका नाम हमेशा आता है, और दूसरा है महबूब उल हक, यह पाकिस्तान के थे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।